हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज आपको एक ऐसी खबर पहुंचा रहा हूं जिससे आपको ये महसूस होगा कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने जिस तरह से अमेरिका और इजराइल के इन्फ्लुएंस में कतर से 2017 में डोनाल्ड ट्रंप के दौरे के फौरन बाद ताल्लुकात ख़त्म किए थे और इससे पहले यमन जंग शुरू की थी। अब नई सूरत हाल में सऊदी अरब को अपने इन फैसलों से कदम वापस खींचने पड़ रहे हैं। अब अमेरिका से दोस्ती की हकीकत भी खुलकर सामने आ रही है और इजराइल की झूठ मूठ की ताकत की भी हवा निकल रही है। अब खबर यह है कि सऊदी अरब के शाह सलमान यानी मोहम्मद बिन सलमान के वालिद ने कतर के अमीर को गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के शिखर सम्मेलन में इनवाइट किया है। ये समिट 10 दिसंबर को रियाद में होने जा रही है। अब सऊदी अरब के अंदर बड़े भाई या कहा जाए दबंगई का नखरा सब खत्म होता नजर आ रहा है। देखा आपने, हालात क्या करने पर मजबूर कर देते हैं, ये बात भी सामने आ रही है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की कतर को अलग थलग करने और यमन जंग शुरू करने की मुखालिफत करने वाले सऊदी पत्रकार जमाल खाशोगी को 2 अक्टूबर 2018 को तुर्की के शहर इस्तांबुल में सऊदी कॉन्सुलेट में कत्ल कर दिया गया था। अब हालात बदलने पर वो सब मानना पड़ रहा है जो जमाल खाशोगी कहते थे। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक करना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये खबर पहुँच सके। अब खबर यह है कि सऊदी अरब ने आखिरकार कतर के सामने घुटने टेक दिए हैं और सऊदी किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज ने ऑफिशियल तरीके से कतर के अमीर तमीम बिन हमाद अल सानी को गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी खाड़ी सहयोग परिषद के शिखर सम्मेलन में शिरकत की दावत दी है। 2017 में सऊदी अरब ने ईरान और सो कॉल्ड टेररिज्म के समर्थन जैसे इल्ज़ाम लगाकर अपने सहयोगी देशों के समर्थन से 2017 में कतर से हर किस्म के ताल्लुकात ख़त्म कर दिए थे और उस पर सख्त पाबंदियां लगा दी थीं। यानी जो काम अमेरिका ने ईरान के खिलाफ किए हैं वही काम अपने ही पड़ोसी और लंबे वक्त से दोस्त मुल्क कतर के साथ सऊदी अरब ने किए थे। उस वक्त सऊदी अरब ने सभी अरब मुल्कों से अपील की थी कि कतर से सभी ताल्लुकात ख़त्म कर लिए जाएं। उसके साथ साथ बहरीन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और मिस्र ने भी कतर से रिश्ता तोड़ लिया था। उस वक्त सऊदी अरब ने कतर से कहा था कि वो ईरान से ताल्लुकात ख़त्म करे, तुर्की की फ़ौज को अपनी ज़मीन से वापस करे, आतंकवाद को समर्थन बंद कर दे और अपने अल जजीरा टेलीविज़न को भी बंद कर दे। सऊदी अरब ने उसके अलावा मिस्र में मुस्लिम ब्रदरहुड यानी इख्वानुल मुस्लिमीन से ताल्लुकात ख़त्म करने समेत 13 शर्तें रखी थीं। उस पर कतर ने न सिर्फ दबाव में आने से इनकार किया बल्कि जो सप्लाईज सऊदी अरब और पड़ोसी अरब मुल्कों से उसे मिलती थीं उसने ईरान से सभी ज़रूरत का सामान लेना शुरू कर दिया और तुर्की के और नज़दीक हो गया। सऊदी अरब के दबाव के बावजूद ओमान और कुवैत ने कतर से ताल्लुकात जारी रखे। सऊदी अरब की तरफ से दबाव के बावजूद कतर ने किसी भी शर्त को मानने और अपनी स्वाधीनता यानी सॉवरेनिटी का सौदा करने से साफ इनकार कर दिया था। सऊदी अरब और उसके साथ तीनों मुल्कों का कहना था कि जब तक कतर अपनी विदेश नीति में पूरी तब्दीली नहीं करेगा उसकी पूरी तरह से घेराबंदी और उसके खिलाफ कारोबारी पाबंदियां जारी रहेंगी। लेकिन ज़मीनी, हवाई और समुद्री घेराबंदी के बावजूद तेल और गैस से मालामाल कतर ने घुटने टेकने के बजाय अपने पड़ोसी देशों के दबाव का मुकाबला किया और आज उन्हीं मुल्कों को मजबूर कर दिया कि वो अब इज्जत के साथ उसे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की समिट में दावत दे रहे हैं। इस सब में अमेरिका ने तीसरे बंदर की तरह होशियारी दिखाई,
कतर से भी ताल्लुकात रखे और इन मुल्कों से भी ताल्लुकात जारी रखे। कतर में अमेरिका की छावनी है, वहां से उसने 2003 में इराक के खिलाफ जंग लड़ी थी। इलाके के ऑब्जर्वर्स का कहना है कि कतर के मुकाबले में सऊदी अरब की इस हार से सऊदी अरब की मुस्लिम देशों का लीडर बनने की रियाज की कोशिशों को भी तगड़ा झटका लगेगा, इसलिए कि इससे खाड़ी और इलाके के दूसरे अरब मुल्कों को इस नतीजे पर पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि सऊदी अरब से अलग होकर न ये कि कोई खतरा नहीं है, बल्कि अपनी आज़ादी से समझौता किए बगैर भी आगे बढ़ा जा सकता है। आपको बता दूं कि कतर के अल जजीरा टेलीविज़न चैनल की वेबसाइट ने 18 नवंबर को इब्राहिम फरीहत का एक आर्टिकल छापा था, जिसमें कहा गया था कि 14 सितंबर को हूथी के जरिए आरामको तेल कारखानों पर हुए हमलों के बाद सऊदी अरब ने मजबूर होकर इस इलाके और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के बारे में अपनी पॉलिसी पर दोबारा गौर करना शुरू किया है। उनके मुताबिक नवंबर के शुरू में जब सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन, जिन्होंने जून 2017 से कतर पर नाकाबंदी की हुई है, ने ऑफिशियल तरीके से ऐलान किया कि नवंबर के आखिर और दिसंबर के शुरू में दोहा में होने वाले अरब गल्फ कप फुटबॉल टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे। इस फैसले के बारे में यूएई की राजधानी अबू धाबी में रहने वाले और मुल्क के फैसले लेने वालों के काफ़ी नज़दीक समझे जाने वाले पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर अब्दुल खालिक अब्दुल्ला ने कहा था कि यह फुटबॉल का फैसला एक बहुत ही राजनीतिक फैसला है, यानी पॉलिटिकल फैसला है। यह बड़ी चीज़ों के लिए तैयारी का इशारा है। इसके अलावा सऊदी अरब के एक सीनियर ऑफिसर ने पत्रकारों को बताया कि कतर अपने पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए पॉजिटिव कदमों को एनकरेज कर रहा है। साथ ही हाल के हफ्तों में दोनों तरफ से टकराव वाला सोशल मीडिया कैंपेन भी कमज़ोर पड़ा है, ताकि बातचीत के लिए ज़्यादा पॉजिटिव माहौल बनाने के लिए एक दूसरे पर भरोसा किया जा सके। ये सब कतर के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला बिन नासिर बिन खलीफा अल सानी की सऊदी अरब के दौरे के फौरन बाद हुआ है, जो ओमान की खाड़ी में तेल टैंकरों पर हुए हमलों के बाद मक्का में इमरजेंसी जीसीसी समिट मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए सऊदी अरब गए थे। घेराबंदी शुरू होने के बाद से यह किसी कतरी जिम्मेदार के जरिए सऊदी अरब का सबसे ऊंचे लेवल का दौरा था। ये बताते हुए कि सऊदी अरब के रवैये में यह तब्दीली 14 सितंबर के आरामको कारखानों पर हुए हमलों के बाद आई है। अल जजीरा के पत्रकार ने लिखा था कि इस बहस से हटकर कि ड्रोन कहां से आए, यमन, इराक या ईरान से, यह हकीकत है कि आरामको के कारखानों तक पहुंचने में कामयाब हुए। ये डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत में आने के बाद से खाड़ी में सबसे बड़ी अमरीकी नाकामी थी। इसके नतीजे के तौर पर सऊदी अरब और अमरीका के बीच के ताल्लुकात दो सतहों पर मुतासिर हुए हैं। इससे न सिर्फ अमेरिका का पेट्रियट डिफेंस सिस्टम नाकाम हुआ, बल्कि ये भी सवाल उठा कि सऊदी अरब अमेरिका से और हथियार क्यों खरीदे। इस तरह न सिर्फ आरामको पर हमलों ने गंभीरता से अमेरिका के साथ 110 बिलियन डॉलर के हथियारों के सौदों की अहमियत कम कर दी, जो कि ट्रंप ने 2017 में सऊदी को देने का वादा किया था। लेकिन इससे भी अहम बात यह कि उन हमलों ने सऊदी अरब की सुरक्षा में मौजूद कमजोरी का भी खुलासा कर दिया। इसी वजह से आने वाले वक्त में ईरान या हूथी की तरफ से खतरे की चिंता भी बढ़ा दी। दूसरा, 14 सितंबर को आरामको पर हमलों ने भी ट्रंप सरकार के अपने दोस्तों के साथ लॉयल्टी का न होना भी जाहिर कर दिया। वाशिंगटन ने जवाब में ईरान पर हमला करने से इनकार कर दिया और इसके बजाय सऊदी अरब के साथ सौदेबाजी शुरू कर दी और यह कहना शुरू कर दिया कि अमरीकी फौज की तैनाती पर कौन खर्च करेगा। इस पर बहस शुरू कर दी गई। हमले के लगभग एक महीने बाद अमेरिका ने खाड़ी के लिए 3000 सैनिकों को भेजकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश किया गया। ट्रंप ने कहा कि सऊदी अरब मेरे कहने पर हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसके लिए हमें भुगतान करने के लिए तैयार हुआ है। इसके फौरन बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्थ ईस्ट सीरिया से अपनी फौज बाहर निकालने का फैसला किया। इन वाकयात से रियाद में ये सबूत के तौर पर समझा गया कि अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इन दो एहसास के साथ कि अमेरिकी हथियारों पर कितना भी खर्च कर लिया जाए, रक्षा
नहीं कर सकते। और ये कि अमेरिका अब भरोसेमंद दोस्त नहीं है, इससे लगता है कि सऊदी विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति यानी फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी बदलने की जरूरत महसूस की गई। इसके नतीजे पहले ही बहुत साफ नजर आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर अक्टूबर के आखिर में सऊदी अरब ने अपने यहां शरण दिए हुए यमनी राष्ट्रपति अब्द रब्बू मंसूर हादी और यूएई के मित्र समझे जाने वाले अलगाववादी दक्षिणी परिषद के बीच बातचीत कराई, जो साउथ यमन पर कंट्रोल के लिए लड़ रहे थे। नवंबर में एक पीस एग्रीमेंट का ऐलान हुआ, जिसे सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने यमन में एक राजनीतिक समाधान यानी पॉलिटिकल रेजोल्यूशन की तरफ एक अहम कदम बताया। इस बीच सऊदी अरब ने ईरान के साथ अपने टकराव को खत्म करने की भी ख्वाहिश जाहिर की है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने हाल ही में बताया था कि सऊदी अरब और ईरान ने अपने बीच तनाव को कम करने के लिए अप्रत्यक्ष वार्ता यानी इनडायरेक्ट बातचीत की तरफ कदम उठाए हैं। इसका खास इलाकाई दोस्त यूएई भी ईरान के साथ तनाव करने की कोशिशों में शामिल रहा है। नवंबर के शुरुआत में अमीरात के विदेश राज्य मंत्री अनवर गरगाश ने कहा कि ईरान के साथ तनाव से कोई भी फायदा नहीं है और सामूहिक कूटनीति यानी कलेक्टिव डिप्लोमेसी के लिए जगह मौजूद है। इससे पहले 5 नवंबर को कतर के अमीर ने कहा था कि कतर ने खाड़ी की नाकाबंदी से पैदा हुई रुकावटों को दूर कर लिया है। कतर के अमीर शेख तमीम ने अपनी कामयाबियों का हवाला देते हुए कहा कि दोहा आपसी सम्मान के उसूल की बुनियाद पर सभी झगड़ों को सुलझाने के लिए तैयार है। ये बात उन्होंने कतर के टीवी पर बोलते हुए कही थी। 5 जून 2017 को सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और मिस्र ने कतर के साथ डिप्लोमेटिक और कारोबारी ताल्लुकात तोड़ लिए थे। हाल ही में 13 नवंबर को गल्फ न्यूज ने कतर और सऊदी अरब के बीच बेहतर हालात की संभावना पर चर्चा करते हुए कहा था कि सऊदी अरब, यूएई और बहरीन कतर में इस महीने के गल्फ कप फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेंगे। इस ऐलान से इन मुल्कों के कतर के साथ 2 साल के झगड़े के कम होने का इशारा है। दोहा में 26 नवंबर से 8 दिसंबर तक ये खेल हो रहे हैं। आपने देखा कि यमन जंग कराने के नतीजे में आखिरकार अमेरिका को ही नुकसान उठाना पड़ रहा है। जब एक मुल्क दूसरे मुल्कों में आग लगाने की साजिशें करेगा, आखिरकार नुकसान तो उसे भी उठाना पड़ेगा। जब इन मुल्कों का भरोसा ही उठ गया तो बाकी क्या बचा है। जिस तरह से मिडिल ईस्ट में मीडिया में चर्चा हो रही है कि अब अमेरिका के हथियारों और उसकी दोस्ती पर भरोसा खत्म हो रहा है और सऊदी अरब अब ईरान के साथ बातचीत का रास्ता तलाश कर रहा है, दूसरी तरफ ईरान ने भी खाड़ी की सुरक्षा का प्लान तैयार किया है और इलाके के मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने की ख्वाहिश जाहिर की है। इससे लगता है कि अब अमेरिका का खेल बहुत दिन नहीं चल सकेगा। सऊदी अरब के आरामको तेल कारखानों पर हमलों के बाद न सिर्फ अमेरिका और इजराइल के हथियारों की मंडी खराब हुई है, बल्कि उनकी दोस्ती पर भी अब कोई भरोसा नहीं कर रहा। मैं अब से पहले भी कई बार कह चुका हूं कि इन तजर्बात के बाद भी अगर कोई मुल्क अमेरिका और इजराइल पर भरोसा कर रहा है और उनके हथियारों पर भरोसा कर रहा है, वो गिरती हुई दीवार पर कमर लगाकर खड़ा हो रहा है, जिसका गिरना तय है। मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।